समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। गरीबी इतनी थी कि ना पहनने को कपड़ा सही से मिल पाता था और ना ही खाने के लिए भोजन। अर्जुन के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो कभी कभी दूसरों के खेतों में काम करने जाया करता था। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वह भाग्य को ही सब कुछ मान के बैठा रहता था। उसे लगता था कि जितना उसके भाग्य में होगा वह उसे घर बैठे ही मिल जाएगा। एक दिन गांव का एक समझदार आदमी अर्जुन के पास आया और बोला, बेटा, आखिर तुम इतनी मुश्किल भरी जिंदगी क्यों जी रहे हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो। काका, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जितना किस्मत में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। बेटा, यही गलती तुम्हारे पूर्वज करते आ रहे हैं। उन्होंने भी खुद को पूरी तरह से भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। इसीलिए वह कोई काम नहीं करते थे। सारा दिन घर पर ही पड़े रहते थे। ऐसे ही तुम्हारे पिता ने किया। जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता और 2-4 दिन का भूखा हो जाता, तभी कहीं जाकर वो मजदूरी करने निकलता। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पूर्वजों की इन्हीं गलतियों की वजह से है। काका, आखिर मैं क्या करूं? देखो, गांव में सबके पास अपनी अपनी जमीन और अच्छे घर है, मगर तुम्हारे पास ना जमीन है ना ढंग का घर। यह टूटा फूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था। बेटा, जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है, और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे। काका, आखिर मैं क्या काम करूं? गांव में तो कोई काम ही नहीं मिलता है तो भी 2-4 दिन का ही मिलता है। अर्जुन, यह दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें काम की कोई कमी नहीं। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो। अरे, जब काम ही करना है तो कहीं भी कर सकते हो। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। विवाह का नाम सुनकर अर्जुन में जोश भर आया। वह जल्दी से माधव काका से बोला, काका, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरा विवाह करवा दोगे तो मैं आज से ही काम में लग जाऊंगा। विवाह करने के लालच में अर्जुन दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगा। वो कई महीनों तक काम करता रहा। जब उसके पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया तो उसने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वह विवाह कर सके। उसे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। एक दिन उसने सोचा, तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली और घर में खाने के लिए अनाज भी है। अब मुझे माधव काका से अपने विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोचकर अर्जुन माधव काका के पास गया और उससे कहने लगा, काका, आपने मेरे से कुछ वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और रोज काम करने भी जाता हूं। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं वही। देखो, शादी ब्याह के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते। थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सांवली भी हो तो उसे गोरी और अत्यंत सुशील बताकर पेश किया जाता है। भले ही उसे छोटे मोटे बहुत बड़े से हित काम करवा लिया, काम ठीक से करने ना आते हो। ठीक वैसे ही लड़के के बारे में भी लोग झूठ मूठ की बातें जोड़ देते हैं। चाहे लड़के के पास जमीन जायदाद ना हो, किराए के मकान में रहता हो, घर में खाने को अनाज तक ना हो, लेकिन जब विवाह करना हो तो कहेंगे कि लड़के के पास बहुत जमीन है, वह गांव का सबसे इज्जतदार आदमी है, और कहेंगे कि आपकी बेटी इसका साथ जाएगी तो मानो दूध की नदियों में नहाएगी। शादी ब्याह में लोग इस तरह का झूठ मूठ बोलते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेकर आऊंगा तो मैं भी झूठ बोलूंगा।
तुम बस चुपचाप सुनते रहना। उनके सामने ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना कुंवारे ही रह जाओगे। माधव काका अर्जुन को अच्छी तरह समझा देता है और फिर कुछ दिनों बाद एक आदमी को लेकर अर्जुन के घर आता है। देखो विजय जी, ये लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर, चालाक और मेहनती लड़का है। इसके पास पूरी 100 बीघा बटाईदारी जमीन है और उसमें बहुत अच्छी फसल भी होती है। घर में अकेला रहता है। तुम्हारी बेटी आते ही रानी बन जाएगी। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। है जिस आदमी को माधव काका लेकर आया था, उसे खेती और जमीन संबंधित कोई ज्ञान नहीं था। उसे बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी किसे कहते हैं। वो तो 100 बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर ही बहुत खुश हो गया और बोला, मुझे यह लड़का पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। तो मैं इस विवाह को पक्का समझूं? हाँ, पक्का समझिए। क्यों? अब अपनी बात से पलटना नहीं है। मैं अभी इस विवाह को पक्का करता हूं। अगले हफ्ते विवाह का दिन तय हो जाएगा। मैंने एक बार जबान दे दी तो बस दे दी, फिर मैं मुकरता नहीं हूं। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया और जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूं। हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में पक्का करके आया हूं। लड़का अमीर है, घर में अकेला ही है, ना कोई भाई है ना बहन। हमारी बेटी राज करेगी और उसके पास अपनी बटाईदारी की 100 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? बटाईदारी का असली मतलब जानते हो? मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईदारी का मतलब अच्छी तरह मालूम है। वह जमीन उसकी नहीं है, किसी जमींदार से 1 साल के लिए आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसे मालिक को देना होगा और आधा खुद रखेगा। तो क्या हुआ? तब भी लड़का ठीक ही है। अरे आप पगला गए हो क्या? कहाँ ठीक है? उस जमीन की कोई गारंटी नहीं। अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वो किसान नहीं मजदूर है और मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूंगी। समझे आप? लेकिन भाग्यवान, मैं तो जुबान दे आया हूँ। अब कैसे मुकर सकता हूँ? अगर सच में उसके पास जमीन है तो उससे जमीन के कागज मांगो। देखना वो कैसे दुम दबाकर भाग जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगा और उससे जमीन के कागज मांगूंगा। अगले दिन सुबह विजय अर्जुन के घर पहुंच जाता है। विजय को अपने घर देख अर्जुन जल्दी से माधव काका को बुला लाता है। तभी माधव काका बोले, लगता है बात जम गई। आप जुबान के पक्के निकले। चलो अब विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए। मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, वादा करके मुकरता नहीं, लेकिन आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे लड़के की जमीन के कागज दिखा दीजिए ताकि साफ हो जाए कि लड़के के पास 100 बीघा जमीन है। इतना सुनते ही माधव काका के चेहरे पर पसीना छलक आया। वह बुरी तरह से घबरा गया और बोला, भाई, आप शायद ठीक से समझे नहीं। अभी लड़के के पास बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही वह जमीन खरीद लेगा। मुझे मूर्ख समझते हो क्या? अरे, मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि दाल रोटी के साथ सब्जी भी खा ले, और तुम कह रहे हो कि यह जमीन खरीद लेगा, वह भी मजदूरी से। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मजदूरी करने वाले जिंदगी भर खेत में पसीना बहाते रहते हैं, लेकिन सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहते हो? कान खोलकर सुन लो, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहां नहीं करना। अब मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। इतना कहकर विजय वहां से चला गया। अर्जुन माधव काका की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोला, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं।
आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। झूठ बोलने से विवाह की बात बिगड़ जाने की वजह से अर्जुन का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन नहीं लगता था। जहां भी काम करने जाता ढंग से मेहनत नहीं करता। लोग उससे नाराज होकर उसे काम से निकाल देते। मजबूरी में वो फिर से अपने गांव से निकलकर आसपास के गांव में काम ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन वहां भी मन लगाकर काम नहीं करने के कारण निकाल दिया। उसी गांव में एक जमींदार अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी भोली और अच्छे स्वभाव की महिला थी, बल्कि जमींदार किसी की भी बातों में आ जाता था। जमींदार के पड़ोस में ही एक महिला रहती थी, उमा, जो काफी लालची थी। उसके मन में सविता के प्रति काफी ईर्ष्या थी और वे जमींदार की सारी धन संपत्ति हड़पना चाहती थी। यह सविता अपने आप को समझती क्या है? जमींदार से शादी क्या हो गई? यह तो उड़ने लगी है। इसका कुछ करना पड़ेगा। उसने एक योजना बनाई। एक दिन जमींदार किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रुकिए जमींदार जी, आपको पता है आपने सविता से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी। वह शादी से पहले दूसरों के घरों में काम करने जाती थी और अभी वो आपके पैसों की वजह से आपसे शादी की है। मेरी मानो तो आप उसे छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। लेकिन अब मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? हमारी एक बेटी भी है। तो क्या हुआ? मेरे पास एक योजना है जिससे ना तो आपकी बेटी रहेगी और ना आपकी पत्नी। जमींदार उस उमा के बहकावे में आ जाता है। वह सविता के लिए जमींदार के मन में नफरत पैदा कर देती है और उमा की योजना को बड़ी ध्यान से सुनने लगता है। जब वह बातें कर ही रहे थे, तभी सविता भी वहीं आ जाती है और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगती है। उनकी बातें सुनकर सविता काफी घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर सविता अपनी बेटी को लेकर उसी समय घर से भाग जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है और वही झोपड़ी बनाकर जंगल की तरफ चली जाती है और वही झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। वही दूसरी तरफ अर्जुन के हालात इतने बिगड़ गए कि उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। वह एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था, अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ना काम, ना इज्जत, बस घर के नाम पर यह टूटी फूटी झोपड़ी है। यहाँ इस तरह रहने से अच्छा होगा कि अब शहर चला जाऊं। शायद वहां कुछ काम मिल जाए। काफी सोच विचार के बाद अर्जुन दूसरे दिन अपने घर से शहर के लिए निकल गया, लेकिन उसे शहर का रास्ता पता नहीं था। वह नहीं जानता था कि शहर कहाँ है, वहां उसे काम कैसे मिलेगा। वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में ही उसे रात हो गई। रात का अंधेरा देखकर वो घबराने लगा और जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगा। लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक जगह रुककर सोचने लगा, मैं क्या करूं? यह जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना जाने और कितना बड़ा है ये जंगल। अर्जुन यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो लकड़ियां लेकर जा रही थी। यह देख अर्जुन की जान में जान आई। जरूर ये औरत इस जंगल में रहती है। अब रात में मैं इस औरत के घर ठहर सकता हूँ। भले ही ये मुझे खाने के लिए कुछ ना दे, लेकिन रहने के लिए आसरा तो जरूर दे सकती है। अर्जुन चुपचाप उस औरत के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा घर है और उस घर के बाहर में एक छोटी सी झोपड़ी है। औरत ने लकड़ियों को झोपड़ी में रखा और खुद घर के अंदर चली गई। अर्जुन जल्दी उस औरत के पास गया। अर्जुन को देखकर वह हैरान रह गई। वो अर्जुन से कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले कभी किसी नौजवान को इस जंगल में आते नहीं देखा। काकी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझे गांव में कोई काम नहीं मिल पा रहा था।
इसीलिए मैं शहर में काम की तलाश में जा रहा हूं। लेकिन मुझे शहर जाने से पहले ही जंगल में रात हो गई है। आपको इधर लकड़ियों के साथ आते देखा तो मैं आपके पीछे आ गया। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा सकती हो? देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रोक सकती और ना ही मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए जगह है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कहीं और जगह तलाश करो। ताकि इस जंगल में मैं और कहाँ जगह तलाश करूं? मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इस जंगल में रहता होगा। काकी, अगर आप कहो तो मैं लकड़ियों की झोपड़ी में रह लूंगा। काकी, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो तुम्हें लकड़ियों की झोपड़ी में रहने दूं? मैं तुझे जानती नहीं पहचानती नहीं, तेरा क्या भरोसा? तू मेरी लकड़ियों को चुरा कर भाग जाए तो इसलिए मैं तुझे लकड़ियों की झोपड़ी में नहीं रख सकती। काकी, ऐसा मत कहो। मैं चोर नहीं हूं। मैं तो बहुत भला और ईमानदार आदमी हूं। अगर आप मुझे यहां नहीं रहने दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। जंगली जानवर खा जाएंगे तो इसमें मैं क्या करूं? उस औरत की बात सुनकर अर्जुन समझ गया कि ये औरत को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मुझे अपने घर में एक रात ठहरने की इजाजत दे देती तो इसका क्या बिगड़ जाता? आखिर रात भर की ही तो बात थी। ये मेरी माँ जैसी है। मगर नहीं, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। इस जंगल में अब इसके सिवा कहीं दूसरा आसरा नहीं है। अर्जुन ये सोच ही रहा था कि वह औरत उससे बोली, सुनो, थोड़ी देर यही खड़े होकर मेरा इंतजार करो। मैं अपनी बेटी से पूछकर आती हूँ कि तुम्हें यहाँ रखना है या नहीं। उस औरत की ये बात सुनकर अर्जुन समझ गया कि सविता उसे क्यों नहीं रुकने दे रही है। सविता अपनी बेटी के पास गई और बोली, निशा बेटा, हमारे घर में ठहरना चाहता है। तू एक बार उसे देख ले। तुझे अगर उससे कोई दिक्कत ना हो तो मैं उसे रुकने के लिए कह दूंगी। माँ, इसमें देखने वाली कौन सी बात है? वह इस जंगल में रात भर कहाँ जाएगा? उसे रात भर के लिए यहाँ रुकने दो। बेचारा बहुत परेशान होगा। बेवकूफों जैसी बातें मत कर तू। उसे एक बार देख तो सही। माँ, आप भी हद करती हो। मैं उसे देखकर क्या करूँगी? मुझे क्या उसे विवाह करना है? हाँ, तुझे उसे विवाह ही करना है। अब तेरी विवाह की उम्र हो गई है और मुझे तेरे विवाह की चिंता होने लगी है। ये लड़का बहुत भोला और ईमानदार लगता है। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता। इसलिए मेरी बात मान और उस लड़के को देख ले। हमें क्या पता इसे भगवान ने तेरे लिए भेजा है, वरना कितने साल गुजर गए, यहाँ कोई नहीं आया। निशा ने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो वह अर्जुन उसे अच्छा लड़का लगा। निशा विवाह करना चाहती थी। माँ, मैं लड़के को देख चुकी हूँ। वो मुझे पसंद है। मैं उससे विवाह करने को तैयार हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर सविता बाहर आई और अर्जुन से बोली, बेटा, तू मेरे घर में रह सकता है। अर्जुन ने सोचा बड़ी मुश्किल से सविता उसे घर में रोकने के लिए राजी हुई है, इसलिए उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अर्जुन सिर झुकाए घर में बैठा रहा। अर्जुन जंगल में पैदल चलते चलते काफी थक गया था। थकान से वह बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह वो खुद से नहीं जाग पाया। सविता की बेटी निशा ने आकर उसे जगाया तो वो हड़बड़ा कर उठा और बोला, अरे अरे, माफ करना, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। मुझे बहुत दूर जाना है। अच्छा, अब निकलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन जाने लगा, लेकिन निशा ने उसे रोक लिया और बोली, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप क्या कह रही हो? मैं जा रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है, शहर भी पहुंचना है। देखो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। मैं रुक जाता हूँ, मगर जब तुम्हारी माँ आएगी तो ये सब सुनकर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। माँ कुछ नहीं कहेंगी। वो तो कब से चाह रही है कि मेरा विवाह हो जाए।
आपको देखकर तो वह बहुत खुश होंगी। लिया और बोली। सविता जब शाम के वक्त लकड़ियां लेकर घर आई तो घर में अर्जुन को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। वो जो चाहती थी वही हुआ। बेटी ने अर्जुन को विवाह के लिए मना लिया। सविता अर्जुन से बोली, बेटा क्या हुआ, तुम शहर नहीं गए? क्या बात है, अभी तक यहीं पर हो? काकी, मैं शहर जा रहा था लेकिन तुम्हारी बेटी ने जाने नहीं दिया। ये न जाने कैसी कैसी बातें कर रही है। निशा अपनी माँ को सारी बात बता देती है। फिर सविता अर्जुन से कहती है, बेटा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कहीं जाने की। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। ये आप क्या कह रही हो काकी? बेटा, मैं कोई जंगली औरत नहीं हूँ। मैं ललितपुर गांव के जमींदार की पत्नी सविता हूँ। जमींदार ने एक औरत के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर ली और उस औरत के कहने पर ही उसने मुझे और मेरी छोटी बेटी को जिंदा जलाने की साजिश रची। जब मुझे इसका पता चला तो मैं अपनी नन्ही बेटी को लेकर गांव से भाग आई। तब से हम यहीं इसी जंगल में रहते हैं। इस जंगल में रहते हुए हमें 20 साल हो गए। लेकिन बेटा, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भर ही जाता है। एक दिन उस औरत ने जमींदार की हत्या कर दी। लेकिन काकी, क्या यह बात राजा को पता नहीं चली? उन्होंने इसकी जांच नहीं की क्या? बेटा, उसने खुद ही राजा के पास जाकर जमींदार की हत्या का मामला दर्ज कराया ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। लेकिन राजा के गुप्तचरों ने सब पता लगा लिया, जिससे सारे राज खुल गए। असली हथियारनी वह औरत ही निकली। अब राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? आपने तो कहा ना, यहाँ इस जंगल में कोई नहीं आता है। यह सब जब मैं लकड़ियां काट रही थी तब हमारा पुराना वफादार नौकर मुझे यह खबर देने आया। बेटा, जमींदार लाख पूरे थे, मगर मरने से पहले उन्होंने सारी जमींदारी अपनी बेटी निशा के नाम कर दी है। अब जमींदार तो रहे नहीं, जिससे अब पूरी जमीन हमारी है। कल हमारा नौकर हमें लेने आएगा और हम अपने घर लौट जाएंगे। पता है काकी, आप सचमुच बहुत बड़े दिल की औरत हैं। इस दुनिया में कैसी कैसी स्त्रियां होती हैं। कोई पति के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी कर देती है और कोई लालच में अंधी होकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। बिल्कुल बेटा, यही तो दुनिया है। इसमें भली औरत भी रहती है जो अपने पति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है, और कुछ औरतें सिर्फ धन से मोह करती हैं। लेकिन इंसान का दिल कभी ना कभी पछतावे से भर जाता है। मेरे पति जमींदार ने भी गलती की थी, मगर शायद मरते वक्त उन्हें ग्लानि हुई हो, तभी तो उस औरत से छुपकर बेटी के पास ना रहते हुए भी सारी जमीन निशा के नाम कर गए। ये दिन अर्जुन सविता और उसकी बेटी निशा के साथ जमींदार की हवेली में चला गया और निशा जमींदारनी बन गई। उसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी और सविता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।